हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज रियल नंबर्स, व्हाट इज द एल्गोरिथम, व्हाट इज द लेमा, व्हाट इज द यूक्लिड एल्गोरिथम, व्हाट इज द यूक्लिड लेमा। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.1 को भी पूरी तरह से यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीजें। ठीक है, तो आप इस मैप के जरिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपने बचपन में पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हुआ था कि जैसे कुछ चीज़ों को आपको काउंट करना पड़ गया, तो काउंट करने के लिए ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और काउंटिंग जो होती है ना, जो काउंटिंग होती है कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। इसीलिए नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरह से होता है। भाई जब आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जैसे ही होल नंबर्स की बात आती है तो वहाँ पे जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो जीरो के साथ 1 2 3 4 ये सब क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स में चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही होल नंबर्स मिल गया है ना, होल नंबर्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि क्योंकि बहुत ज्यादा काउंटिंग हो गई, तो वहाँ पे काउंट करने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए जीरो को लाना पड़ गया। 2 डिजिट नंबर्स जैसे ही आना स्टार्ट हो गए, 10 11 12 20 इस तरह से, तो वहाँ पे जीरो की हमें नीड पड़ी। तो जीरो जैसे ही आया वो होल नंबर हो गया, तो ऐसा लगा सब कुछ हो गया, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी को आपने कोई चीज़ दे दिया, ठीक है, किसी के पास 10 रुपीज़ है, आपने उससे 20 रुपीज़ मान लिया, तो वो क्या करेगा, 10 रुपीज़ किसी से क्या करेगा, उधार लेगा, है ना। जैसे ही वो किसी से उधार लेगा तो इसका मतलब वो माइनस में चला गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निगेटिव में चली जाती हैं। तो जैसे निगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दिया गया तो बन गया इंटीजर, यानी पहले तो जीरो था, पहले तो नेचुरल नंबर था, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या आ गया, जीरो भी आ गया, तो होल नंबर बन गया। बट अब इसके बाद -1 भी चलने लगा, -2 भी चलने लगा। तो ये सब नंबर्स जैसे ही मिल गए, मतलब पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स विद जीरो नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स यहाँ पे आपको पता चल गया। उसके बाद जब आप आगे बढ़े तो यहाँ पे इंटीजर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो 2/3 है ना, -2.65 है, इस तरह के भी नंबर्स हैं, ठीक है। 6 and 1/4 है। तो इस तरह के नंबर्स जैसे ही मिलने लगे तो आप बोल दिए कि ये रेशनल नंबर्स हैं। अभी मैं चीज़ें बताऊंगा, बस मैं थोड़ा सा ग्राफ को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गए रेशनल नंबर। तो आपको जैसे ही पता चल गया कि रेशनल नंबर्स तक आप पहुंच गए, तो कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अभी मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। तो ये तो मैंने बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्राफ के बारे में बता दिया कि ग्राफ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, फिर उसके बाद एक डिवीजन लेमा क्या चला, डिवीजन एल्गोरिथम क्या हुआ। जो यहाँ पे यूक्लिड है ये तो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया हुआ था, बाकी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो बाकी इन चीज़ों को यहाँ पे समझना जरूरी है। तो 1 बाय 1 करके समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो रियल नंबर्स होते हैं, है ना, ये दो तरह के नंबर्स होते हैं। कोई भी नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, है ना। ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर, ऐसे नंबर्स जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो ये दो तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रियल नंबर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं ये भी दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। पहला हो जाएगा आपका रिपीटिंग, पहला नंबर यहाँ पे हो जाएगा रिपीटिंग, और दूसरा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। तो बस यहीं पे देखिए सारी चीज आपकी समझ में आ जाएगी। जो टर्मिनेटिंग है इसको तो आप रेशनल बोलते हैं, ठीक है, इसको तो आप क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको बोलते हैं आप रेशनल नंबर्स। यहाँ पे देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको भी आप बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको भी आप बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए 10/3 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3.3333, ये बार बार देखिए रिपीट करता रहेगा, 333 कभी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और ये रिपीट करता जा रहा है, रिपीट भी करता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। 10/3 को आप बोलते हैं रेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आल्सो नोन एज रेशनल नंबर,
टर्मिनेटिंग नंबर आल्सो नोन एज रेशनल नंबर। तो ये दो तरह के नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बट यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, उस नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इसका ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो पाई 3.14, उसके बाद इधर भी कुछ नंबर्स आते हैं जो रिपीट नहीं करते हैं, उसके बाद रूट वाले नंबर √3 हो गया, √2 हो गया, इस तरह के नंबर, ठीक है। इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। इतना बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए जो रेशनल नंबर्स होते हैं, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो P और Q होते हैं ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब को प्राइम नंबर्स भी आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स P और Q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स पेयर ऑफ सच नंबर्स, पेयर ऑफ सच नंबर्स, ठीक है, पेयर ऑफ सच नंबर्स विच SCF इज इक्वल टू 1। ऐसे नंबर्स का पेयर जिसका SCF क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जो P और Q होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं क्योंकि इनका SCF 1 होता है। जैसे 2/3 को आप बोलेंगे रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो P और Q है, P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 3 है, ये दोनों का अगर SCF आप देखेंगे तो SCF इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स का पेयर है। तो ये चीजें भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे ही को प्राइम का नाम आएगा तो आप घबराने लगेंगे। चलिए ठीक आगे है, तो बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में है, जो चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई वो सारी की सारी आप पिछले क्लासों में पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, पर्सनली उसके लिए भी मैं वीडियोज बना दूंगा। बट इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए लेमा क्या होता है, जैसे कि अगर आपको जैसे चीनी दे दिया जाए, दूध दे दिया जाए और वाटर दे दिया जाए और बोला जाए चाय बनाने के लिए, तो ये हो गया लेमा, ठीक है। कि मतलब अगर चाय बनाना है तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो हो गया लेमा। कि मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन प्रूव करके दिया गया हो या एक कंडीशन दे दी गई हो, उसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग किसी दूसरी चीज़ को प्रूव कर दें तो उसको बोलते हैं लेमा, ठीक है। बट एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें चाय बनानी है तो सबसे पहले हमें पानी डालना है या दूध डालना है या दूध गर्म करना है, मतलब एक प्रोसेस होगा उसका कि पहले दूध डालें या पहले पानी डालें या पहले चीनी डालें, उसका एक प्रोसेस होगा। तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, चाय बनाएंगे। तो जो प्रोसेस होता है ना, वेल डिफाइंड स्टेप्स, जो स्टेप्स होते हैं वो पूरी तरह से डिफाइन होते हैं प्रूव करने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। तो बस इतना ही फर्क होता है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पे भी चाय बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है, बट यहाँ पे क्या है, पूरे स्टेप के साथ बन रही है, ठीक है, मतलब अच्छी बनने के चांसेस है। और यहाँ पे क्या है, आपको सामान दे दिया गया, आप बनाइए, अब चाहे जैसे बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट। एक कोई स्टेटमेंट है जो पहले से ही प्रूव है, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, तो उसको बोलते हैं लेमा, ठीक है। अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड फॉर प्रूविंग और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मतलब एक सीरीज होगी जिसका स्टेप्स एकदम पूरी तरह से डिफाइंड होगा, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसको बोलेंगे एल्गोरिथम, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बस यहाँ पे क्या आ गया, डिवीजन लेमा। तो डिवीजन लेमा आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई नंबर ए है और कोई नंबर बी है, तो अगर बी को हम लोग ए से डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं क्यू बार जाता है ना, और रिमाइंडर कितना बच गया आर। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे बी है इसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, और क्यू को क्या बोलते हैं, कोसेंट, ए को बोलते हैं डिवाइजर और आर को बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, आर को बोलते हैं रिमाइंडर। तो आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू, यानी डिविडेंड इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये तो हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये तो लेमा है, हमको पता है ऐसा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एल्गोरिथम में क्या है, एल्गोरिथम का इस्तेमाल क्यों किया गया है, ये भी चीज वही है, बस यहाँ पे क्या होगा, स्टेप्स वगैरह काउंट होंगे। तो जो एल्गोरिथम होता है उसका इस्तेमाल कैसे होता है, SCF हमें निकालने में, फाइंड द SCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स।
दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हमें डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं और इसको बनाया था यूक्लिड ने, तो इसीलिए ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इतना चीज क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग आगे बढ़े। तो एल्गोरिथम को थोड़ा सा और समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर ए दिया गया है ना, कोई नंबर बी है, उसको ए से डिवाइड किया तो मिला क्यू और रिमाइंडर बच गया आर, तो आप लिखेंगे बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और प्लस में रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, यही हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कुछ आ गया है ना, रिमाइंडर को बोलते हैं R1 और क्वोशिएंट को बोल देते हैं Q1, तो Q1 R1 बोल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो R1 है अभी ये 0 तो हुआ नहीं, मतलब ये फर्स्ट स्टेप में काउंट हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट आपका बन गया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा कि जब तक ये रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक आपको स्टेप करते चलना है। तो स्टेप 2 में R1 से किसको डिवाइड करेंगे? A को डिवाइड करेंगे। A को डिवाइड करेंगे तो सपोज करिए Q2 आ गया क्वोशिएंट और R1 से डिवाइड हुआ तो मान लीजिए कि R2 रिमाइंडर बच गया, है ना। तो आप लिख सकते हैं A इक्वल टू R1 Q2 प्लस R2। इस तरह से आपके स्टेप बनते जाएंगे और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा तब तक आप क्या करेंगे? इस स्टेप को काउंट करते रहेंगे, तो ये हो जाएगा एल्गोरिथम। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिए जो इम्पोर्टेंट है इस वाले चैप्टर में, तो जैसे ही रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी, जैसे ही रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी तो वहाँ पे जो हमारा डिवाइजर रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी जो डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो एचसीएफ हमारा आंसर हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर है? अब उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है 5 है, अगर उसको आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया? 1, है ना। ये रिमाइंडर हो गया, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए 5 को आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना मिल गया? 2। ठीक है, अगर 5 है उसको आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना मिल गया? 1। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, R इक्वल टू 2 मिल रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल गया? 1। तो अगर यहाँ पे जो हमारा डिवीजर है, जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर अगर 2 है तो रिमाइंडर कहाँ तक हो रहा है? 1 तक जा रहा है, यानी 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इतना बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस वाले कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पे डिवीजर कितना है? डिवीजर की वैल्यू 3 है, तो रिमाइंडर कहाँ तक जाने वाला है? 2 तक, यानी 0 1 2 यहाँ तक जाएगा। इतना चीज़ क्लियर है? अगर मान लीजिए कि डिवाइजर हमारा कितना आ गया? 4 आ गया, डिवाइजर की वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, तो रिमाइंडर कहाँ तक जाने वाला है? 0 1 2 3। ठीक है, तो रिमाइंडर देखिए 1 आया है, ए कितना आ सकता है? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, एक बार फिर से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो, अगर मान लीजिए, इसको आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कि बी है, बी को आपने ए से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट हमें क्यू मिल गया और रिमाइंडर आर मिल गया, तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है हमेशा डिवाइजर से क्या होगी? छोटी होगी और इक्वल टू 0 होगी। तो डिवाइजर से हमेशा क्या होगी? रिमाइंडर की वैल्यू छोटी होगी या 0 के इक्वल होगी। ऐसे आप लिख सकते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी और लेस देन डिवाइजर होगी। ठीक है, लेस देन डिवाइजर होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे बोलें, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपसे बोलें कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर है 55, अगर उसको हमें 11 से डिवाइड करना है, ठीक है, यानी डिवाइजर अगर 11 है तो आपका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8, है ना, 9 10। 11 नहीं हो सकता, क्योंकि 11 जैसे 11 होगा तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, तो 11 रिमाइंडर नहीं आएगा, तो हमेशा 10 तक हो पाएगा, मतलब डिवीजर से हमेशा छोटा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए अब आगे देखते हैं सीधे क्वेश्चन। यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इनका एचसीएफ निकालने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करना है। तो आप कैसे निकालेंगे? सीधे सीधे यहाँ पे देखें 135 है और 225 है, तो जो नंबर बड़ा है उसमें क्या करेंगे? छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। तो 225 इज डिवाइडेड बाई 135, 1 टाइम्स जाएगा 135, 0, 2 में से 3 चला गया 9, है ना, तो 90 आ गया।
तो जैसे ही ये स्टेप काउंट हुआ तो आपका स्टेप 1 यहाँ पे रेडी हो जाएगा। स्टेप 1 क्या बना, 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 9। देख लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ये रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 135 लाना है, फिर 91 जा 90, 5 आ गया और कितना आ गया 45 आ गया। तो अगला स्टेप जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आपको अगला स्टेप लिख देना है कि बीच में जो भी नंबर हो, ठीक है, बीच में जो भी नंबर हो उसको यहाँ पे लिखिए। ए हो गया स्टेप 2, स्टेप 2 में ए हो गया 135 इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 45। अब उसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 में अगर आप ध्यान से देखें तो 45, अब यहाँ पे 90 को उतार लेंगे, फिर 45 2 जा 90, तो ये कितना आ गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा रिमाइंडर 0। ठीक है, तो बस जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, मैंने बोला था जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए उस ओड डिवाइजर क्या हो जाता है, ओड डिवाइजर जो होता है वो SCF हो जाता है। तो SCF इक्वल टू यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में ये जो बीच में वैल्यू है हो गई 90, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। और जैसे ही रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तो आप लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन SCF इक्वल टू 45। ठीक है, देन SCF इक्वल टू 45। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 45 इसका। देखें अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 196 3822। अब इसको SCF निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3822 से डिवाइड करना पड़ेगा 196 से इसको। तो कितनी बार चला जाएगा 196 यानी 1 टाइम्स जाएगा, तो 619, ये आ गया आपका 12 में से 6 चला गया 6, 17 में से 9 6। उसके बाद अब आप क्या करिए 2 को यहाँ पे पुट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कितनी बार चला जाता है 200 इंटू अगर मान लीजिए 4 बार करेंगे तो 800, 5 बार यानी 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 छक्के 54 गच्छे 4 कैरी आ गया 5, 9 9 81, 5 86। फिर उसके बाद आ जाएगा 12 में से 4 चला गया 8, 98। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 98 आ गया। अब उसके बाद देखिए आपका पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमको पहला रिमाइंडर मिल चुका है R1। तो आप लिखेंगे 3822 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस 98। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप डिवीजर मान लेंगे, 196 को यहाँ पे लेके आएंगे और 2 टाइम्स में 196 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमाइंडर अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। रिमाइंडर की वैल्यू जब हमें यहाँ पे 0 मिल गई तो हमारा पे यहाँ पे स्टेप काउंट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 196 इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 0। तो लिखेंगे हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन SCF इज इक्वल टू 98। SCF कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। इतना चीज क्लियर है। तो यहाँ पे जो SCF मिलता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से मैंने 2 करा दिया है। तीसरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका SCF क्या आएगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। q क्या है हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है। 6 क्या है, डिवीजर है, आप इसको समझिएगा, ये डिवीजर है। और r क्या है, रिमाइंडर है। ar क्या है, रिमाइंडर है। और ar क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इस तरह से आपको समझना है। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब हमको निकालना है ऑड इंटीजर, है ना। तो ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 से डिवाइड न होने वाले नंबर्स मतलब नॉट मल्टीपल ऑफ 2। ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल ना हो, है ना, 2 के मल्टीपल ना हो, उसको बोलेंगे ऑड नंबर्स। तो चलिए अब इसको प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। ये तो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको इस तरह से समझना कि होता क्या है। तो यहाँ पे आपको देखें डिवाइजर कितना मिल रहा है, 6 है। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी 6 से हमेशा छोटी होगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 तक होगी। इतना चीज क्लियर है, मैंने अभी बताया था, उसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे ही रिमाइंडर आ गया तो आप लिख क्या सकते हैं, आप लिख सकते हैं कोई भी नंबर एक सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कोई नंबर है n1, है ना, n1 n2 n3 इस तरह से मान लीजिए। तो देखें इस रिमाइंडर को लेके आप चलेंगे तो एक नंबर मिलेगा n1, इस रिमाइंडर के साथ मान लिया n2, इससे n3 n4 n5 और इससे क्या मिलेगा n6। 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो आप लिखेंगे n1 इक्वल टू, देखिए 6q + 0, मैंने इस रिमाइंडर को लिया और इस डिवीजर को लिया, क्वोशिएंट को सपोज कर रहे हैं q मिल रहा है, ठीक है। 6q + 0
N2 मिल गया आपका 6Q प्लस 1, N3 हो गया 6Q प्लस 2, N4 6Q प्लस 3, N5 6Q प्लस 4 और N6 हो गया आपका 6Q प्लस 5। इस तरह से मैंने पूरे के पूरे नंबर लिख लिए। अब ध्यान से समझिए, इसको 2 इंटू 3Q लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू 3Q। अब 3Q क्या है हमारा, कोई एक इंटीजर है, इसका मल्टीप्लाई 2 में हुआ है, तो इट इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो इसका मतलब ए इवन नंबर कहलाएगा, ऑड नंबर तो कहलाएगा नहीं, तो आप इसको बोलेंगे ए इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखें 2 को अगर कॉमन लेने की कोशिश करें तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं होगा, तो नॉट मल्टीपल ऑफ 2, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, यानी ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि 6Q प्लस 1 ऑड नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 3Q प्लस 1 मिलेगा। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो इसको 2 निकल गया तो 3Q, यहाँ से 2 निकल गया तो 1। अब यहाँ पे ए मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, तो ए नंबर हो गया इवन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं हो पाएगा, 2 को अगर आप कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो 2 कॉमन नहीं होगा, तो आप लिखेंगे नॉट मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब ये क्या है, ऑड है। इस वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3Q प्लस 2। आपको बस केवल 2 कॉमन देखना है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, 2 का मल्टीपल हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस इससे मतलब है, ठीक है। तो ये 3Q प्लस 2 मिलेगा, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 मिल जा रहा है, तो इसका मतलब ए इवन नंबर है। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है तो इसका मतलब नॉट इवन नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड नंबर। तो आपको मिल गया कि ए वाला ऑड नंबर है, ए वाला ऑड नंबर है, तो इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो बस इतनी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी रहेंगी, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एन आर्मी कंसिस्टेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number? जैसे ही मैक्सिमम नंबर बोले तो आप समझ जाइए कि SCF हमें फाइंड आउट करना है। तो SCF आपको निकालना है बस। तो SCF निकालने के लिए आपको बताया है कि 2 नंबर्स दिए गए हैं 32, 616। तो आपको SCF कैसे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आप कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले 616 डिवाइड बाई 32, 1 गया 32, यहाँ पे किया तो आ गया कितना, 1 में से 2 चला गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 को फिर नीचे का 9 2 18 का 8, कैरी आ गया 1, 9 3 27, 1 28, ठीक है। अब कितना आ गया, 16 में से 8 चला गया 8 और इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद 32 को यहाँ पे लिख लेंगे, तो 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो आपका यहाँ से मिल गया SCF कितना हो गया, 8 हो गया। तो SCF इज इक्वल टू 8, तो जितना SCF आ गया यहाँ पे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8, 8 नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। मतलब केवल किसी नंबर्स का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इसी 2 फॉर्म में मिलेंगे। तो एक चीज हमें यहाँ से बस क्वेश्चन से हमें पकड़ने की जरूरत है कि डिवाइजर हमारा 3 है, तो जैसे डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। मैंने चीजें समझा दिया है आपको। तो जैसे ही रिमाइंडर आप लिख लेते हैं, तो इस रिमाइंडर से मान लीजिए n1 मिला, इससे मिल गया दूसरा नंबर और इससे मिल गया तीसरा नंबर, तो दिस इज n1। तो n1 इज इक्वल टू 3m प्लस 3q मान लेते हैं आप, यहाँ पे q मान चलिए क्वेश्चन को, 3q प्लस 0, n2 इज इक्वल टू 3q प्लस 1, n3 इज इक्वल टू 3q प्लस 2। 3 नंबर आपके मिल गए, यहाँ पे 3 नंबर्स मिल गए। तो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इनका आपको करना है स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके 1 बाई 1 यहाँ पे चेक करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग n1 को अगर स्क्वायर करें तो n1 का स्क्वायर कितना मिलने वाला है, 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर का मतलब 9q स्क्वायर है ना। अब आपको यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखना है कि आपको 3m बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 3 आपको यहाँ से कॉमन कर लेना है, साइड में हटा देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 9, तो 3 को मैंने हटा दिया तो 3 बच गया, 3q स्क्वायर। तो q इज अ रेशनल नंबर, q इज अ इंटीजर है ना, q इज अ इंटीजर। आप ऐसे समझिए, ऐसे लिखेंगे भी आप साइड में, q इज अ इंटीजर। अगर q इंटीजर है तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो देन q स्क्वायर इज आल्सो इंटीजर है ना। q स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर ही होगा। और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3q स्क्वायर इज आल्सो इंटीजर।
बस मैं एक क्वेश्चन में लिख के बता दिया हूँ, अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा तो आप सुन रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, नोट्स में ऐसे लिखना है। तो ये पूरा का पूरा इंटीजर हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि लेट, इसलिए 3q² को हमने मान लिया m इज अ इंटीजर, ठीक है, m इज अ इंटीजर, क्योंकि फॉर सम इंटीजर m बोला हुआ है, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इतना चीज क्लियर है? तो ये मिल गया आपका 3m, ठीक है। अब उसके बाद n2 को अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर n2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो देखें क्या मिल रहा है। n2 का स्क्वायर करेंगे तो 3q+1 का होल स्क्वायर आप करने वाले, क्योंकि n2 की वैल्यू ये है। अब a+b का होल स्क्वायर आपको पता है कि a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a हो गया 3q² + 1 + 6q। अब यहाँ पे देखें, 1 को आप साइड में रखें, क्योंकि आंसर हमें 1 इधर साइड में लेके आना है, ठीक है। इन दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, q² + 2q। यहाँ से देखिए जब 3 निकलेगा तो 2q बचेगा, यहाँ से 3 निकल गया तो q² मिल गया। अब q² इंटीजर है, उसमें 2q को ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो इसको भी हम लोग इंटीजर सपोज कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग 3m लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3m+1 के फॉर्म का। इतना बात समझ में आया? अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। m3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9q² + 4 + 3 2 6 2 जा। अब फिर से इसको ध्यान से समझिए। 3 देखिए, इस 4 में भी 3 छुपा हुआ है ना, इस 4 में भी 3 छुपा हुआ है, 3 + 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 9q² + 12q + 3 और +1 को अलग कर लेंगे। अब इन सब में से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे। तो देखिए मिल जाएगा 3q² + 4q, 3 निकल गया तो 1 मिला, और बाहर क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये पूरा इंटीजर है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो भी इंटीजर, और इसको 1 को भी ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा इंटीजर मिलेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 3m, और इधर से क्या मिल गया, +1। तो यानी कि ये जो नंबर्स हैं वो 3m+1 या 3m के फॉर्म में ही आएंगे। प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ से किया तो 3m मिला, यहाँ से किया तो 3m+1 मिला, और यहाँ पे सॉल्व किया तो भी 3m+1 मिला। तो जितने भी नंबर्स होंगे, किसी भी नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमेशा क्या किस फॉर्म में आएंगे, 3m या 3m+1 के ही फॉर्म में आएंगे, अदरवाइज दूसरे फॉर्म में नहीं आएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना था। इतना चीज क्लियर हो गया। यूज Euclid division lemma to show that the cube of any positive integers is in the form of 9m 9m+1 9m+8। अब सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें 9 से आपको समझ में आ रहा है कि डिवाइजर हमारा 9 है, तो रिमाइंडर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा, ठीक है। अब जितने नंबर है 9m होने चाहिए, 9m+1 होने चाहिए, और 9m+8 होने चाहिए। तो आप देखिए n1, अब यहाँ पे देखिए क्यूब ऑफ एनी नंबर्स, तो आप सीधे क्या करेंगे, n1 जैसे आपने लिखा तो n1 आपका मिलने वाला है 9q + 0, ठीक है। तो n1 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9q का अगर आप क्यूब करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 को साइड में रख लेते हैं, 9 का स्क्वायर इंटू q का क्यूब, ये मिलेगा, यानी मिल जाएगा 9 × 81 ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर ही है, तो आप इसको m सपोज कर सकते हैं। तो 9m तो आपका बिल्कुल मिल चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, n2 का क्यूब कर लेते हैं। n2 का मतलब हो जाएगा 9q + 1, इसका क्यूब करेंगे आप तो मिल जाएगा a + b का होल क्यूब, है ना। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab 3ab ब्रैकेट में a + b, यानी 9q + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 7 to 9 q³ + 1 + 27q + 9q + 1। यहाँ पे देखिए आपको 9 को कॉमन लेना है, तो आप इस यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए, 7 to 9 q³ + 1 को मैं साइड में रख रहा हूँ, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 लिख लेते हैं q, फिर 27 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27q। अब इन तीनों में से देख लीजिए 9 कॉमन हो रहा है, तो 9 को बाहर कर लिया, बाकी जो बच गया आपको अंदर लिखना है। तो 81q³ 27q बचेगा, और 9 निकल गया तो यहाँ से मिल गया 3q + 1। अब ध्यान से देखिए कि ये पूरा a इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर में ऐड करेंगे, इंटीजर में ऐड करेंगे तो सब इंटीजर ही मिलेगा, तो इसको आप m सपोज कर सकते हैं। तो ये मिल जाएगा 9m, और a वाला +1 जो यहाँ पे है यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी 9 1 + m भी आपका यहाँ पे मिल गया।
अब आपको क्या चाहिए, 9m + 8। देखिए अब हमको 8 वाला भी प्रूफ करना है, 8 वाला भी दिखाना है। तो 8 वाला दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमको n3 लेना पड़ेगा, n3 का क्यूब करेंगे। तो n3 का मतलब हो गया 9³ + 2, ठीक है। अब इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो a³ यानी 9³ का क्यूब, a³ हो गया प्लस b³ हो गया प्लस 3ab। तो 3 a के जगह पे हो गया 9³, b की जगह पे हो गया 2, ब्रैकेट में क्या आ गया 9³ + 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पे देखिए 9 कॉमन हो गया तो कितना मिल गया, 9 का स्क्वायर क्यूब यहाँ से मिल गया। यहाँ से देखिए 9 कॉमन हो गया तो कितना मिल गया, 3 × 2 6 क्यूब, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा 9³ + 2, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब इस पूरे को आप m लिख सकते हैं, तो ये मिल गया 9m + 8, मतलब इसी फॉर्म में आएगा। ये चीज मैंने देखी थोड़ा जल्दी से बताया है, बट इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 9m + 8 का होगा। उसके बाद n3 हो गया, n4 हो गया, n5 हो गया, n6 हो गया, n7 हो गया, n8 हो गया। इन सबको भी आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। कॉपी में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे भी आप पाएंगे कि जो भी नंबर्स मिलेंगे सब 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्म के ही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेंगे। आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आपको ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।